हो गया कैमरा ऑन? लिखिए, थ्योरम लिखिए। लिखिए, लेट x कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस। थ्योरम लिखते चलिए। कल डेफिनेशन तक बता दिए थे, उसके आगे का बता रहे हैं। थ्योरम, लेट x कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस and A is subset of X and A is subset of X, then the following results hold. Then the following results hold. देखिए, इसमें कुल मिलाकर के 8 से 9 रिलेशन है। ठीक है, तो बस यही लास्ट टॉपिक है इसका, इतना ही इम्पोर्टेंट था आपके पास एडिशनल कोर्स में। तो हम एक एक पॉइंट लिखवा रहे हैं और एक एक का प्रूफ देते चल रहे हैं। ठीक है, लिखिए। पहला लिखिए, एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट। डालिए प्रूफ। एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दो प्रूफ है। अगर एक आध नंबर में आए तो छोटा वाला करिएगा, लॉन्ग में आए तो दूसरा वाला करिएगा। ठीक है, लिखिए प्रूफ में। लिखिए, यहां देखिए, एक्सटीरियर ऑफ ए की डेफिनेशन कहती है, कल हमने आप लोगों को बताया था, एक्सटीरियर की जगह क्या कर देंगे, ए की जगह इज इक्वल टू, तो क्या मिलेगा आपको, ए कॉम्प्लीमेंट का। आपको प्रूफ हमने कराया था कि ये किसके बराबर होता है, ए क्लोजर का। यही प्रूफ करना था। ठीक है, ये शॉर्ट का हो गया। ओ आर और दूसरा मेथड देखिए, दो सेट्स को बराबर दिखाना है तो एक बार इसको इसमें कंटेंट दिखाएंगे, एक बार इसको इसमें कंटेंट दिखाएंगे। जब इसको इसमें कंटेंट दिखाएंगे तो एक एलिमेंट इसमें लेके चलेंगे, वो इसमें पाया जाना चाहिए। जब इसको इसमें कंटेंट दिखाएंगे तो एक एलिमेंट इसमें लेके चलेंगे, वो एलिमेंट इसमें पाया जाना चाहिए। देखिए, लेट x बिलोंग्स टू एक्सटीरियर ऑफ ए, दिस implies that x belongs to interior of a complement. This implies that x belongs to a complement का interior। इसका क्या मतलब होगा, x आपको पता है x belongs to e interior का मतलब होता है x is an interior point of e, होता है। यहाँ होगा x is an interior point of a complement. This implies that इसका मतलब होगा there exist r greater than 0, r belongs to r such that, बोलिए, SXR is contained in a complement। ठीक है, फिर देखिए, this implies that, एक थ्योरम बताए थे आपको, A is contained in B if and only if A intersection B complement is equal to 5। ठीक, यहाँ कॉम्प्लीमेंट होगा तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ कॉम्प्लीमेंट होगा तो यहाँ नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ, SXR कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। ठीक, फिर देखिए, दिस इंप्लाइज दैट, ये किसकी डेफिनेशन थी, नॉट इक्वल टू 5 एडरेंट पॉइंट, इक्वल टू 5 इज नॉट एडरेंट पॉइंट। इसका क्या मतलब होगा, x इज नॉट एन एडरेंट पॉइंट। अगर उसमें नहीं लिखवाएंगे तो ये जानते रहिएगा कि एडरेंट पॉइंट ना होने की कंडीशन होती है। ठीक है,
पॉइंट ऑफ सेट कैपिटल ए। दिस इम्प्लाइज, देखिए एड्रेंट पॉइंट है नहीं, लिमिट पॉइंट है नहीं, इसका मतलब एक्स ए क्लोजर में पाया नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आपका मन करे तो एक्स इज नॉट एन एड्रेंट पॉइंट की जगह लिमिट पॉइंट भी लिख सकते हैं, हमको कोई इशू नहीं है। अगर आपको ये नहीं अच्छा लग रहा है तो इसको लिमिट कर दीजिए। लिमिट पॉइंट ऑफ सेट कैपिटल ए, लिमिट पॉइंट नहीं है तो ए क्लोजर में पाया नहीं जाएगा। अगर ए क्लोजर में नहीं पाया जाएगा तो कहाँ पाया जाएगा? ए क्लोजर के, आप तो एक्स को लेकर के चले थे एक्सटीरियर ऑफ ए में, वही आपको मिल गया ए क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट में। इसका क्या मतलब हुआ? एक्सटीरियर ऑफ ए इज कंटेन्ड इन, ठीक है, उल्टा देखिए, एक्स को इसमें लेंगे, इसमें पाया जाएगा, ये मिलेगा, ये आएगा, ये लिख सकते हैं, ये लिखाएगा, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये मिल जाएगा। तो फाइनली ये रिलेशन इफ एंड ओनली इफ का होगा, तो यहाँ पे तुरंत क्या होगा? ठीक है, ये लॉन्ग के लिए है, उतार लीजिए, लिखिए। शुरुआत से बोल रहे हैं प्रूफ में, ठीक है, यहाँ से उतारना रहेगा, शुरुआत से बोल रहे हैं। लिखिए, लेट X be a metric space, let X be a metric space and A is subset of X. Let X be a metric space and A is subset of X. Then by definition of exterior of A comma we have पूरा उतार लीजिए। एक्चुअली में ये दो पार्ट में थ्योरम था, फ्रंटियर का अलग था, एक्सटीरियर का अलग था, हम दोनों मिक्स मैच करके लिखवा दे रहे हैं। इसके अलावा भी डीडीयू में कुछ क्वेश्चंस कराए गए हैं, ठीक है, लेकिन वो बिना सिर पैर वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें से कुछ नहीं आएगा। 5-7 2-4 थ्योरम और ऐसे थे जो बिना सिर पैर वाले थे, वो हम नहीं बता रहे हैं। वो एकदम केवल आपको कंफ्यूज करेगा। पेपर में आपको सब करना नहीं है, जितना करना है उतना आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा इधर उधर परेशान होने की बजाय जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ के आराम से जाइएगा।
आज ये भी कंप्लीट करेंगे और वो बचा हुआ डीजी वाला वो भी कंप्लीट करेंगे, ताकि कल सब हम लोग फ्रेश चैप्टर शुरू कर सके। ठीक है, फ्रेश चैप्टर आपका न्यू स्पेसेस फ्रॉम ओल्ड स्पेसेस, मतलब सब स्पेसेस शुरू करेंगे। हो गया भाई, सबका हो गया। नेक्स्ट लिखिए दूसरा, यहाँ देखिए दूसरा है ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट। जरा यहाँ ध्यान दीजिए, इसको इससे मैच करिए। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, क्लोजर क्लोजर, ए की जगह कौन आया है? रिप्लेसिंग ए बाई ए कॉम्प्लीमेंट इन प्रॉपर्टी 1, वी गेट। चलिए देखिए, एक्सटीरियर ऑफ ए की जगह इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर का, एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर का ए इंटीरियर, मतलब है ना, ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर का। ठीक, तीसरा देखिए, तीसरा है ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ ए का होल कॉम्प्लीमेंट। इसको देखिए, एक्सटीरियर ऑफ ए, एक्सटीरियर ऑफ ए का, तो अगर प्रॉपर्टी 1 का दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट ले तो शायद कुछ बात बन जाए। टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रॉपर्टी 1 on both sides, वी गेट। चलिए लीजिए, तो मिलेगा एक्सटीरियर ऑफ ए का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट का। ठीक, दिस इंप्लाइज कैंसिल, क्या आएगा? ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ ए का ठीक है, उतारिए। दूसरा डालिए, डालिए प्रूफ, फिर प्रूफ में लिखिएगा रिप्लेसिंग ए बाई ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से तीसरे में भी डालिएगा प्रूफ, फिर लिखिएगा।
प्रैक्टिकल हो रहा है फिजिक्स में आप लोगों का कॉलेज में? हो गया भाई? कल दिया था थ्योरम, हो गया था। आपका हो गया था सतमी? सेकंड वाला आप लोग का हुआ है? नहीं, थोड़ा सा बाकी की नहीं हमको मतलब है, हुआ है कि नहीं हुआ है? केस 3 में तो वो भी डिस्कस कर लीजिए ना, ख़त्म करिए डिस्कस करके। हो गया भाई ये? फोर्थ, चलिए देखिए, फोर्थ है फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्लोजर माइनस ए इंटरसेक्शन। सेम यही काम आपने पहले भी किया है बाउंड्री के लिए। आपको पता है ना बाउंड्री और फ्रंटियर, बाउंड्री हमेशा कहाँ कंटेन करती है? फ्रंटियर में। तो बाउंड्री की सारी प्रॉपर्टी किस में लगेगी? ये बाउंड्री की प्रॉपर्टी थी, इसमें लग रही है। प्रूफ बिल्कुल वैसे ही है, फिर भी हम करा रहे हैं। देखिए प्रूफ में देखिए, बाय डेफिनेशन ऑफ frontier of A, comma we have frontier of A क्या बताए थे? एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ ए का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ लगाइए, डी मॉर्गन्स लॉ। चलिए इज इक्वल टू क्या मिलेगा? एक्सटीरियर ऑफ ए का इंटरसेक्शन ठीक, फ्रंटियर ऑफ ए। एक्सटीरियर ऑफ ए का मतलब होता है इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। क्यों भाई? का होल इंटरसेक्शन, इंटीरियर ऑफ ए का मतलब ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट। दिस इम्प्लाइज फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा ए कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इंटरसेक्शन ए इंटीरियर का। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट फ्रंटियर ऑफ ए, एक रिलेशन आपने पढ़ा था, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर इज इक्वल टू, यहाँ लगाइए, ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट का
फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू इंटरसेक्शन, ठीक, एक रिलेशन अभी जस्ट बताए थे, सिंस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी. This implies that frontier of A closer minus, ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट फिफ्थ, फ्रंटियर ऑफ A इज इक्वल टू A क्लोजर इंटरसेक्शन, ये भी वहाँ पढ़ा था, A क्लोजर इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, ये प्रॉपर्टी भी वहाँ थी बाउंड्री ऑफ ए में. ठीक है, देखिए प्रूफ यही, बाय डेफिनेशन ऑफ फ्रंटियर ऑफ ए कॉमा वी हैव, चलिए ध्यान दीजिए, लगाइए जो डेफिनेशन, फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ ए का होल कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, डिमॉर्गन्स लगा दीजिए तो आपको मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू, इसी लाइन पे लिख रहे हैं, एक्सटीरियर ऑफ ए का होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ ए का किस प्रॉपर्टी से, बाय डी मॉर्गन्स लॉ. ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ ए का मतलब इंटीरियर ऑफ कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इंटीरियर ऑफ ए का मतलब ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट. दिस इम्प्लाइज दैट फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू, कहीं ना कहीं ये रिलेशन देखिए, ए क्लोजर, बस इसकी जगह चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा. तो यहाँ तक तो कॉमन पार्ट उतारना है हमको. ठीक है, कॉमन पार्ट उतारना है, देखिएगा ये है ए कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट, कोई दिक्कत. दिस इम्प्लाइज दैट फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट का ए इंटीरियर का, सिंस ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर ए क्लोजर का, फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन, इसकी जगह लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट का, देख लीजिए यही प्रूफ करना था क्या, आगे लिख देंगे सिंस ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का, है ना, उतार डाल. कैमरा ऑन है ना,
हो गया भाई। जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसको डायरेक्ट नहीं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी मतलब ऐसे सूर्य ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब वो कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए क्लोजर। कर सकते हैं, बस नंबर बढ़ाने का तरीका है कि ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हो गया भाई। हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट, ये तीनों थ्योरम भी आपका बाउंड्री में पड़ा हुआ है। 6th पार्ट है, A is open if frontier of A is contained in A complement। पढ़ाए थे ना वहाँ पे, A is open if boundary of A is contained in A complement। ठीक है, सेम वही प्रूफ है। देखिए यहाँ पे यहाँ ध्यान दीजिए, प्रूफ सबसे पहले क्या मान लेंगे, A क्या है, ओपन, ये प्रूफ करके दिखाएंगे, फिर ये मान लेंगे और A को क्या दिखाएंगे, ओपन। लेट A is an ओपन सेट, देन अगर A ओपन है तो A इंटीरियर इज इक्वल टू A। ठीक है, नाउ यहां देखिएगा, अभी जस्ट पीछे फ्रंटियर ऑफ ए की आपने परिभाषा पढ़ी, फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर, पढ़ा है ना। दिस इंप्लाइज दैट, देखिए जब ओपन की बात करेगा तो ये वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, जब क्लोज्ड की बात करेगा तो ये फॉर्मूला, क्योंकि इसमें दोनों क्लोजर आया है। क्लोजर किसके लिए आता है, क्लोज सेट के लिए। इंटीरियर किसके लिए आता है, इसको एडजस्ट कर लीजिए अभी। दिस इंप्लाइज दैट फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्लोजर माइनस ए। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू, रिलेशन होता है ए माइनस बी इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए
इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। दिस इम्प्लाइज, ध्यान से सुनिएगा, ए इंटरसेक्शन बी कैसा सेट है, छोटा कि बड़ा? इंटरसेक्शन लेने पर हमेशा छोटा। ये छोटा होता है तो इसकी तरफ मुंह बंद। किससे छोटा होता है? ए से भी और बी से भी। ये बात जानते हैं ना? इंटरसेक्शन लेने पर सेट कैसा होता है? किससे किससे? और बी से। तो ए से छोटा होगा तो इसकी तरफ मुंह बंद, ए की तरफ मुंह खुला। ए इंटरसेक्शन बी हमेशा छोटा होगा बी से, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट से। ठीक। दिस इंप्लाइज दैट फ्रंटियर ऑफ ए इज कंटेन्ड इन, ऊपर देखिए यही प्रूफ करना था, कन्वर्सली। लेट अस कंसीडर frontier of A is contained in A complement। तो क्या शो करना है आपको? A सेट कैसा होगा? ओपन। इसको देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट A is contained in B complement का मतलब होता है A contained in B complement if and only if A intersection B is equal to 5। ये रिलेशन बहुत काम आता है, दोनों याद कर लीजिएगा। A is contained in B complement का मतलब A intersection B, B का मतलब A is equal to 5। ठीक है। This implies that, देखिए, A क्लोजर इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू 5। कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, या छोड़ दीजिए यहीं से डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दीजिए। ये दोनों एक बार इसके साथ, चलिए देखिए कम्यूटेटिव लगाइए। ए इंटरसेक्शन ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज इक्वल टू कौन सा लॉ है? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक। सेम साइन है, एसोसिएटिव लॉ लग जाएगा। एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो ए इंटरसेक्शन ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज इक्वल टू कौन सा लॉ? एसोसिएटिव लॉ। ठीक। कौन छोटा है? ए इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर ऑलवेज। कौन छोटा हुआ? ए। इंटरसेक्शन लेने पर क्या मिलता है? छोटा। क्या लिखेंगे? ए। ठीक। इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, सिंस ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज इक्वल टू, ठीक। फिर देखिए यहाँ देखिए, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 का मतलब होता है ए इज कंटेन्ड इन कॉम्प्लीमेंट। दिस इम्प्लाइज दैट ए इज कंटेन्ड इन, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल, क्या आएगा? किस प्रॉपर्टी के यूज से कर रहे हैं? क्या, कौन सी प्रॉपर्टी थी? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 इफ एंड ओनली इफ ए इज कंटेन्ड इन, ठीक। बट आप जानते हैं ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए ऑलवेज, ठीक है। दोनों को कंबाइंड करेंगे तो ए इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब हुआ? ए इज एन
ठीक है, हो गया दोनों साइड का प्रूफ। एक और देखिए, सेवेंथ पार्ट, ये भी आप लोग ने पढ़ा है, इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। देखिए, ए इज क्लोज्ड इफ फ्रंटियर ऑफ ए इज कंटेन्ड इन ए, ये भी करा है, ठीक है। ए इज क्लोज्ड इफ बाउंड्री ऑफ ए इज कंटेन्ड इन ए। चलिए देखिए प्रूफ बिल्कुल इसी की तरह करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे ए कैसा सेट है, क्लोज। लेट ए इज अ क्लोज्ड सेट, देन क्या मिलेगा, ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। ठीक, नाउ फ्रंटियर ऑफ ए की परिभाषा क्लोज्ड वाली लेके चलिए, ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का, दिस इंप्लाइज दैट फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। ठीक है, अब देखिए, अभी जस्ट बताया कि इंटरसेक्शन लेने पर जो सेट होता है कैसा होता है, किससे किससे, ए से भी और ए से भी, और तो ये भी सेट कैसा होगा, ए से भी और, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट फ्रंटियर ऑफ ए इज कंटेन्ड इन, ठीक है। कन्वर्ट्स पार्ट, कन्वर्ट्सली लेट फ्रंटियर ऑफ ए इज कंटेन्ड इन ए। सिद्ध क्या करना है कि ए कैसा सेट होगा, क्लोज्ड। नाउ थोड़ा सा इसमें आपको देखना पड़ेगा, इसमें ए इंटरसेक्शन, ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए निकालते हैं। क्या क्या निकालते हैं, ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए। कौन बड़ा है, ए। यूनियन लेने पर क्या मिलेगा, ए, ठीक है। इज इक्वल टू ए यूनियन, फ्रंटियर ऑफ ए की परिभाषा होती है ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए क्योंकि अलग अलग साइन है, ए यूनियन इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का, पता है ये दोनों पेस्ट होकर के एक बार इस पे जाएगा, एक बार कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए, यूनियन लेने पर बड़ा सेट, बड़ा कौन है, ए क्लोजर, ए इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर, तो बड़ा सेट कौन है, इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटीरियर का, सिंस ए इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर, तो बड़ा कौन हुआ, ए क्लोजर। दिस इंप्लाइज ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू, ये कभी बताए हैं आपको किसके बराबर होता है, वेन डायग्राम बना के देखिए। स्पेस के बराबर होता है, कैसे, ए है, ये ए है, ये ए इंटीरियर है, तो ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, और ए ये डॉटेड हो गया। यूनियन लेंगे तो किसके बराबर आएगा, स्पेस के।
तो A इंटीरियर इंटरसेक्शन स्पेस, दिस implies that A union frontier of A is equal to A closer। ठीक है, अब देखिए बट आपको दिया गया है कि फ्रंटियर ऑफ ए किस में कंटेन कर रहा है, ए में। दिस इंप्लाइज ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए किसके बराबर होगा, यूनियन लेने पर बड़ा सेट, बड़ा कौन है, किसके बराबर होगा, एक। ठीक है, इस्तेमाल कर दीजिए इसमें, यूजिंग इट इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू, ए कैसा सेट हो गया, ए इज अ क्लोज्ड सेट। उतार डालिए। क्या टाइम हो रहा होगा, नौ 38, बस 9:38 हुआ है क्या अभी, ठीक है, तो चलिए, तो बहुत टाइम है। 8:50 का तो शुरू हुआ था ना क्लास, हम सोचे 10 बज गया होगा, तब तो जल्दी छूट जाएंगे आज आप लोग। बेचारे फर्स्ट ईयर वालों की आदत नहीं है, 3 घंटा भी सब नहीं बैठ पाते हैं। 11th 12th पढ़े नहीं, 10th का कोचिंग 3 घंटे का होता नहीं है। अब जैसे ही कुछ बोलो कॉपी बंद होने लगेगी, हम कह रहे हैं और पढ़ाएंगे, अभी आदत नहीं है सबों की 3 घंटा बैठने की। और एक तो खाली है, कुछ नहीं जानते हैं बेचारे, सब कुछ भी नहीं जानते हैं, इतने बेचारे हैं, कंटेनमेंट नहीं जानते, कॉम्प्लीमेंट नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। क्या पढ़ाएं बेचारों को, एकदम ही खाली है ना। बोलो ए इंटरसेक्शन बी, तो गाथा लिखेंगे INTER इंटरसेक्शन बी। जल्दी जल्दी उतारिए भाई।
कल 1 ही घंटे का क्लास है ना मेरा। रश्मि कल कहाँ थी? हैं? बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर लिया फ्रेशर्स का आप लोग। थोड़े कुछ बच्चे जो है फोटो वोटो लगाए थे स्टेज की, बड़ा अच्छा लग रहा था देख करके। कहाँ हुआ था? दीक्षा भवन पहुँच गए आप लोग? अरे बाप रे बाप, बड़ा शानदार स्टेज बनाए थे। परफॉर्मेंस भी एक से एक बढ़िया बढ़िया दे रहे थे सब। ज़्यादातर नाच गाना फर्स्ट ईयर वाले ही किए होंगे। थर्ड ईयर वाले नाच रहे थे। बढ़िया है। थर्ड ईयर वाले नाचते नहीं हैं, नचाते हैं, है ना। गलत परंपरा आप लोग खुद शुरू कर रही हैं। करना चाहिए पार्टिसिपेट इन सब चीज़ों में, यही सब ना जीवन की यादें हैं। अब हम लोग जब ग्रेजुएशन में थे तो उस साल कोई फ्रेशर फेयरवेल नहीं हुआ था। फिर हम लोग ही आगे बढ़ करके एमएससी वाले को दिए, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर को दिए। फिर थर्ड ईयर में जब एमएससी फाइनल में थे तो फर्स्ट ईयर वालों का फ्रेशर किए, हम लोग का फेयरवेल हुआ। 2 ही पार्टी हम लोग देखे, फ्रेशर और फेयरवेल। लेकिन वो हम लोग की जीवन भर की यादें बन गई। आज भी हम लोग का फेसबुक पे एक बैच बना हुआ है, DDU बैच 2011 करके। उसको मेरे ही क्लास का एक लड़का ऑपरेट करता है, लेकिन उसको ऑपरेट करने में अपना नाम नहीं डालता है, अननोन बन के ऑपरेट करता है। पुरानी यादें ताज़ा होती, पर तब बढ़िया कोटेशन लिखा था। जैसे क्लास का एक भी बच्चा ले लेता था, उसकी पूरी हिस्ट्री लिखता था कि वो क्या है। इतना बढ़िया मेरे लिए लिखा था, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, वो वही यादें रह जाती हैं दिमाग में कहीं ना कहीं। सही बात है, उस समय हम वास्तव में उन लड़कों से एकदम बात नहीं करते थे। सब कहते थे बहुत घमंडी है यार, है ना। हम एक बार बस एक काम कहते थे बेटा हाई कोर्ट का आदेश है, करना पड़ेगा। मतलब इतना सा हमसे डरते थे। पार्टी वार्टी की तैयारी में हम आगे रहते थे, यहाँ कर्टन लग जाना चाहिए भाई, यहाँ हाई कोर्ट का आदेश आया, यहाँ लगाना है, करना है। बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे हम। लेकिन आज उन्हीं लोगों से बात होती है, चीज़ होती है, सब चीज़ें बदल जाती हैं ना। तुम तब बचपना होता है, घर से सॉर्ट ऑफ प्रेशर होता है, लड़कों से बात नहीं करनी है, कॉलेज नहीं भेजेंगे, यूनिवर्सिटी नहीं भेजेंगे, दूर रहना। हम लोग के समय में थोड़ा और ज़्यादा होता था, आज से 12-15 साल पहले। और चूँकि टॉपर हो तो हर कोई बात करना चाहता है, तो हम तो एकदम स्ट्रिक्ट रहते थे, बहुत ज़्यादा। अब समय बदल गया, बच्चे हैं, हस्बैंड है, वैसी कहानी ख़त्म। आपके आदित्य सर हैं, है ना, पता नहीं कौन से मेरे क्लास के क्लासमेट हैं। जब पिछले साल हमने उनको अपॉइंट किया तो उनको दिवाली पे मैसेज करते, अरे मैं तुम्हारा फर्स्ट क्लास का क्लासमेट हूँ। हम के सर हमको याद ही नहीं है। ग्रीटिंग कार्ड की फ़ोटो भेजे, देखो तुम हमको ग्रीटिंग कार्ड दी थी न्यू ईयर पे, है ना। और उस पर मार शायरी लिखी हुई थी, रोजेज आर रेड, वॉयलेट आर ब्लू, पता नहीं क्या क्या। अच्छा ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। हम बताए सर को, हम कैसे से निकल गए भाई मेरे क्लासमेट। आज वो मेरे हस्बैंड के ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए, दावत करते हैं दोनों। ठीक है, करो भाई।
नेचर भी अच्छा है आदित्य सर का। ज़्यादा 3-5 में नहीं रहना चाहिए। जब इंसान बहुत ज़्यादा 3-5 में रहता है ना वो लाइफ एंजॉय कर पाता है, ना वो अपनी इमेज बना पाता है। हमेशा चिल रहना चाहिए, काम से काम, मतलब से मतलब, जो चीज़ आपको खुशी दे वो काम करना चाहिए। और क्या सोचेंगे लोग, भाड़ में जाए, खुश रहिए। जब आप खुश रहते हैं ना तो आपका सब काम परफेक्ट होता है अपने आप। मुँह लटका के घूम रहे हैं, साला खुद तो मनहूसियत छाई और औरों के जीवन में छा दो, देखने वाला भी सोचे देखो मनहूसों की तरह मुँह लटका के चला आया। हो गया भाई। अरे 9:38 हुआ था तो क्या 10 बजा देंगे क्या लिखने में है? हो गया। एक थ्योरम बाउंड्री में करवाए थे, याद होगा वो तो, बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू फाई इफ एंड ओनली इफ ए इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड, है ना। सेम वही रिजल्ट फ्रंटियर में। लास्ट है, लिखिए। चलिए देखिए, फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू फाइव आई डबल एफ इफ ए इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। अगर इसको क्लोपेन लिख दे तो भी मत घबराइए। क्लोपेन का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड और ओपन। हम आपको बताए थे कि हम आपको ये टॉपिक पढ़ाएंगे कनेक्टेडनेस में, क्लोपेन वाला, ठीक है। कौन से ऐसे 2 सेट होते हैं जो क्लोपेन होते हैं? स्पेस एंड फाई, ये हमेशा क्या होते हैं, क्लोपेन होते हैं, ठीक है। देखिए प्रूफ, सबसे पहले मान लीजिए कि ए ओपन एज वेल एज क्लोज्ड बोथ है। लेट ए इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड, देन क्या मिलेगा, ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए एंड ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। नाउ फ्रंटियर ऑफ ए की परिभाषा बोलिए। नहीं, इसी में से बोल दीजिए, अब तो आपके पास मिल गया ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का फ्रंटियर ऑफ ए क्लोजर की जगह, इसकी जगह ए इंटीरियर का, आगे रीजन, सिंस ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज इक्वल टू ए इंटीरियर का। हम अगर बार बार लिख रहे हैं तो आपको भी एग्जाम में लिखना पड़ेगा, हम केवल दिखाने के लिए नहीं लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपकी आदत में आए कि आपको एग्जाम में बार बार लिखना है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट फ्रंटियर ऑफ ए इंटरसेक्शन ए इंटीरियर की वैल्यू, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन होता है, ए ना, क्या मिलेगा, 5, ठीक है। कन्वर्ट्स पार्ट, ठीक है सतमीत। कन्वर्ट्सली लेट फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या दिखाना रहेगा, ए ओपन एज वेल एज, मोटा मोटी जानिए ये दिखाना है, ठीक है। फिर देखिए, दिस इंप्लाइज दैट ए क्लोजर ए इंटीरियर इज इक्वल टू, ये क्यों लेके चले, क्योंकि ओपन एज वेल एज क्लोज्ड दोनों का कंडीशन इसमें आया है, ठीक है। फिर देखिए, रिलेशन होता है a माइनस बी इज इक्वल टू फाइव इफ एंड ओनली इफ a इज कंटेन्ड इन
बी कॉम्प्लीमेंट, a माइनस बी इज इक्वल टू 5, a इज कंटेन्ड इन b, वो a इंटरसेक्शन था। a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5 इफ एंड ओनली इफ a इज कंटेन्ड इन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू 5 इफ एंड ओनली इफ a इज कंटेन्ड इन, करके देख लिया करिए। a और b का सब्सट्रैक्शन 5 है, मतलब a में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो b में पाया जाए, इसका मतलब a कहाँ कंटेन कर रहा होगा, b में। ठीक है, फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज a क्लोजर इज कंटेन्ड इन a इंटीरियर। ठीक है, इसकी परिभाषा बोलिए। चलिए यहाँ से देखिए, सिंस A is contained in A closure always and A closure is contained in, A is contained in B, B is contained in C, this implies that A is contained in, ठीक, but A interior is contained in A always। ठीक, दोनों को कंबाइंड करेंगे तो A इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब हुआ, A इज एन ओपन, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, देखिए इक्वेशन 1 में लिखा है ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन ए इंटीरियर, है ना, बट ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए ऑलवेज। क्यों भाई, हाँ या ना बोलिए। ए इज कंटेन्ड इन बी, बी इज कंटेन्ड इन सी, दिस implies ए इज कंटेन्ड इन सी, but A is contained in A closure, this implies that A is equal to, इसका क्या मतलब है, उतार डालिए। देखिए, कोई भी क्लास आप लोग रेगुलर किया करिए, क्लास का बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये मेरा अनुभव रहा है, हम भी क्लास कभी नहीं छोड़ते थे, कॉलेज से मतलब नहीं रखते थे, बस प्रैक्टिकल करके चले आते थे। लेकिन ये एकदम फ्रैंक बात है, क्लास एकदम रेगुलर किया करिए, चाहे फिज़िक्स हो, मैथ्स हो, स्टैट्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी, जूलॉजी हो, रेगुलर करिए। क्योंकि क्लास में जो चीज़ आपको सीखने को मिलेगा ना, वो नहीं मिलेगा। हमको पता है कि एक बार सुबह 6 बजे उठने में जोर आता है,
6 बजे पहुंचना है, दिक्कत लगती है, लेकिन हिम्मत करके अगर एक बार आप उठ जाते हैं ना तो आपका कहीं कहीं बेनिफिट है। आप कहते हैं ना कि नंबर नहीं आया, कम आया, एक बार मेरे कहने से रेगुलर क्लास करके देखिए। ठंड कितने महीना, 2 महीना रहती है, 2 महीने की तकलीफ है। जितना आप इतना इनपुट देंगे ना वही आउटपुट में मिलता है। जिस पेपर में आप रेगुलर क्लास नहीं करेंगे उसको रट्टा मार लीजिए, उसका हम पेपर आपको हाथ में दे देंगे तब भी आपका नंबर कम आएगा। ये एक्सपीरियंस है मेरा ना। तो क्लास रेगुलर करके देखिए, आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट दिखेगा। दस बज गया भाई। 2 मिनट बचा है। अच्छा, हो गया। मिटा दें, ये खत्म हो गया। आप लोग को एक क्वेश्चन में डाउट था, वो डाउट क्लियर कर ले। क्वेश्चन में आपको दिया गया था, सेट कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था, डी Z1 Z2 की वैल्यू आपको दी गई थी मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 इफ Z1 डज नॉट इक्वल टू Z2 और 0 इफ Z1 इज इक्वल टू Z2। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में दिक्कत आई होगी, बाकी तीनों लग गया सबका। नहीं लगा हो तो वर्णिका से पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए केस 1, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को हम एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं। सबसे पहले कितने एलिमेंट लेंगे, 3, फिर क्या लिखेंगे केस 1। केस 1 क्या मानेंगे, तो मेरे ख्याल से इसमें डी Z1 Z2 की वैल्यू, डी Z2 Z3 की वैल्यू, डी Z1 Z3 की वैल्यू आपको पता है, सिंस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 है ना वर्णिता, कि डबल 0। तो दिस इंप्लाइज दैट डी Z1 Z2 इज इक्वल टू डी Z1 Z3 प्लस डी Z3, ठीक। केस 2 क्या मानेंगे, इफ Z1 डज नॉट इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू, तो डी Z1 Z2 कितना आएगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ डी Z2 Z3, 0 है ना, और डी Z1 Z3 कितना आएगा, प्लस मॉड ऑफ, ठीक है। नाउ डी Z1 Z2 लेकर के चलिए, ठीक। डी Z1 Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इज लेस देन मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 प्लस मॉड ऑफ Z3।
अपने मन से जोड़े मॉड ऑफ Z3, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट dZ1 Z2 लेस देन, इन दोनों को एक साथ लेंगे तो dZ1 Z3 प्लस मॉड ऑफ Z2। ये दिक्कत कर रहा होगा ना। इज लेस देन dZ1 Z3 प्लस मॉड ऑफ Z2 प्लस मॉड ऑफ Z3, ठीक है। दिस इम्प्लाइज dZ1 Z2 लेस देन dZ1 Z3 प्लस dZ3, ये अलग बात है कि उसकी वैल्यू कितनी है, 0। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं Z2 और Z3 क्या रहे होंगे, बराबर रहे होंगे, ठीक है। ये इसका प्रोसीजर होगा। क्लियर? आगे बढ़े। अब बताइए दूसरा वाला, तीसरा वाला हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा Z1 इज इक्वल टू Z2 डज नॉट इक्वल टू Z3, हो जाएगा। चौथा, ये अपने तरफ से ऐड किए हैं क्योंकि इसको हम Z2 Z3 बनाना चाह रहे हैं। ये अलग बात है, Z2 Z3 की वैल्यू इस कंडीशन के तहत क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। मतलब ये क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 0। ये बताइए अगर इसमें आप कोई ऐसी चीज़ जोड़ रही हैं जो 0 है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। मॉड Z2 प्लस मॉड Z3 इज इक्वल टू 0 होने का मतलब Z2 भी 0 है और Z3 भी 0 है, Z2 भी 0 है, Z3 भी 0 है। समझ रही है मेरी बात? ये कंडीशन है, ठीक है। तीसरा वाला हो जाएगा। चौथा कंप्लीट। कैमरा बंद करके ऑन करिए तो फिर